मुंबई। एक रूम में बहुत अंधेरा था। वहाँ एक आदमी बहुत बुरी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसके पूरे बॉडी पे कट के निशान बने हुए थे। वो घुटनों के बल बैठ के अपने जान की भीख मांग रहा था। उस आदमी के सामने एक चेयर पे एक शख्स किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगार थी और दूसरे हाथ में गन थी। वो शख्स सिगार की लंबी लंबी कश भर रहा था। वो शख्स सामने वाले की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी बंदूक घुमाते हुए बोलता है, अर्नव सिंह रावत धोखा देने वालों को अभी दूसरा मौका नहीं देता है। और तूने कैसे सोच लिया वर्मा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? तू मेरे ही ऑफिस में रह कर मेरे ही खिलाफ साजिश रचेगा और तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? ये तूने अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। अर्नव सिंह रावत से उलझ कर उसकी बातें सुनकर वर्मा बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्लीज, मेरे बीवी बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? मैं 4 पैसे की लालच में आ गया था, मुझे जाने दो। अर्नव, ये तो तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। इतना बोलकर अर्नव ने अपने बंदूक की सारी गोलियां उस आदमी के सीने में उतार देता है और वो आदमी वही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। सामने खड़े सभी बॉडीगार्ड्स उस आदमी को देखकर 1 मिनट के लिए कांप जाते हैं, लेकिन अर्नव के फेस पे एक भी शिकन नहीं आती। वो अपनी शांत नजरों से उस आदमी को एक नज़र देखता है और क्लीन द मैस इतना बोलकर वहां से उठकर पास बने एक दूसरे कमरे में चला जाता है। वो रूम काफी बड़ा और खूबसूरत था। अर्नव उस रूम में बने बाथरूम में चला जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। उसके मस्कुलर बॉडी पे शावर का पानी गिर रहा था। कुछ देर बाद अर्नव वॉशरूम से आता है। उसकी कमर पे एक टॉवल थी और दूसरे टॉवल से अपने बाल पोंछ रहा था। अर्नव इस वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अगर इस हालत में उसे कोई लड़की देख ले तो अर्नव की दीवानी हो जाती। चलिए अर्नव के बारे में कुछ जान लेते हैं। अर्नव का पूरा नाम अर्नव सिंह रावत है। 6 फीट हाइट, मस्कुलर बॉडी, ग्रीन कलर की आंखें जिनमें हमेशा गुस्सा नजर आता है, शार्प जो लाइन, तीखी नाक, पतले गुलाबी होठ जिन पे कभी स्माइल नहीं आती। ये दिखने में काफी हैंडसम है, लड़कियों से दूरी बनाकर रखने वाला, या कह सकते हैं लड़कियों से अर्नव को एलर्जी है। तभी उस रूम में एक शख्स आता है और बोलता है, यार मुझे कुछ पता चला है, ये है अर्नव का राइट हैंड अभय। ये बचपन से ही अर्नव के साथ रहता था। अभय और अर्नव दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। अभय बोलता है, यार तू पहले कपड़े पहन ले, फिर मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। इतना बोलकर सामने बने सोफे पे बैठ जाता है। अर्नव कुछ नहीं बोलता और वहां से क्लोजेट रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अर्नव रेडी होकर आता है और सामने बने सोफे पे बैठ जाता है और एक पैर में दूसरा पैर रखकर अभय की तरफ देखकर बोलता है, बोल क्या कहना चाहता है, मैं सुन रहा हूँ। अभय बोलता है, जो 15 साल पहले हादसा हुआ था। इतना सुनते ही अर्नव की मुठिया कस जाती है, उसके हाथों की नसें दिखने लगती है। अभय बोलता है, हम उस शख्स को कितने सालों से ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि किसने किया था 15 साल पहले वो। ये पता करने के लिए मैं आज पुरानी हवेली गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे कुछ अजीब चीज मिली है। और वो अपने पॉकेट से एक चेन निकलता है और उसे अर्नव के सामने कर देता है और बोलता है, हम लोग तो कई बार उस पुरानी हवेली पे गए हैं, लेकिन हमें कभी ऐसी चीज नहीं मिली। क्या तू इस लॉकेट को पहचानता है? उस लॉकेट को देखकर अर्नव की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो कुछ सोचने लगता है, तभी उसे कुछ याद आता है और उसकी आंखें सर्द हो जाती है। अर्नव उस लॉकेट को अभय के हाथों से ले लेता है और बोलता है,
मनीष सेठी, तो ये तूने किया था? उसकी बातें सुनकर अभय की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलता है, ये तू क्या बोल रहा है? मनीष सेठी तो अंकल के बहुत अच्छे दोस्त थे। अर्नव बोलता है, जब दोस्त ही धोखेबाज निकल जाए तो क्या करे? मुझे अच्छे से याद है जब मैं वहां से भाग रहा था तो मैंने उस शख्स की बैग देखी थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि मैं इसे जानता हूँ। अब तो सब साफ साफ क्लियर हो गया है। मुझे अनाथ करने वाला ये मनीष सेठी ही था। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोला कर अर्नव वहाँ टेबल पे रखी ग्लास उठाकर जोर से फेंकता है। वो ग्लास वॉल से टकरा कर टूट जाती है। अर्नव बोलता है, मनीष सेठी अब अपने दिन गिनना शुरू कर दे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। तेरी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, अब खोने की बारी तेरी। रेडी हो जा, मैं आ रहा हूँ। अर्नव अभय से बोलता है, मुझे इस मनीष सेठी की पूरी डिटेल्स चाहिए अभी। आधे घंटे में अभय वहां से चला जाता है। आधे घंटे बाद अभय अर्नव के पास आता है और बोलता है, यार ये मनीष सेठी बहुत चालाक है। ये अपने बारे में सब कुछ हाइड करके रखा हुआ है। इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन बड़े मुश्किलों से इसके बारे में कुछ पता चला है। अर्नव बोलता है, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब बताओगे भी या नहीं? अभय बोलता है, यार हम लोग बस इतना ही पता लगा पाए हैं कि उस मनीष सेठी की एक बेटी है, लेकिन उसे मनीष सेठी ने कहीं छुपा कर रखा हुआ है। उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। बस एक फोटो मिली है उसकी बेटी। इतना बोलकर अभय एक फोटो अर्नव के सामने कर देता है जिसमें एक खूबसूरत सी लड़की होती है। अर्नव उस फोटो को देखता है और बोलता है, मुझे ये लड़की चाहिए, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मुझे 2 दिन के अंदर इस लड़की को अपने सामने देखना है। दूसरी तरफ एक हॉस्टल के रूम में एक बेड पे 3 लड़कियां सुकून से फैलकर सोई हुई थी। तभी एक लड़की आती है और उन सब के ऊपर पानी डाल देती है। पानी पड़ते ही वो सब हड़बड़ा कर उठ जाती है और गुस्से से बोलती है, अमायरा ये तूने अच्छा नहीं किया, अभी रुक हम तुझे बताते हैं। इतना बोलकर वो तीनों उठकर एक एक पिलो लेती है और अमायरा को दौड़ाने लगती है और बोलती है, रुक जा अमायरा की बच्ची, आज तो तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। इतना बोलकर अमायरा के ऊपर पिलो फेंकने लगती है। ये है अमायरा सेठी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन उतनी ही बदमाश और शरारती है। लंबे लंबे काले घने बाल, 5 फीट 3 इंच हाइट, परफेक्ट फिगर, क्यूट सा फेस, बड़ी बड़ी हेजल आंखें, लंबी लंबी पलकें, क्यूट छोटी सी नाक, पिंक पिंक होठ जिस पे हमेशा स्माइल बिखरी रहती है। अमायरा वहां से भागते हुए बोलती है, सॉरी सॉरी यार, लेकिन मैं क्या करती, तुम लोग उठ ही नहीं रही थी। हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा था। तो वो तीनों लड़कियां बोलती है, अच्छा बेटा, तो तू हम पर पानी गिराएगी, ऐसे हम लोग को उठाओगी? आज तो तू हम लोगों के हाथों से बचने वाली नहीं है। और अमायरा को वो तीनों फिर से दौड़ाने लगती है। अमायरा भागती हुए बोलती है, यार मैंने तो ठीक किया ना, तुम तीनों को अब सुबह सुबह नहाना नहीं पड़ेगा। ये तीनों लड़कियां अमायरा की दोस्त है जिनका नाम है चंचल, निशा, काव्या। ये तीनों अमायरा के साथ एक ही कमरे में रहती है। वो सब कुछ देर बाद रेडी हो जाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो सारा दिन कॉलेज में बिताती है और शाम में वो चारों हॉस्टल चली आती है। अमायरा बेड पे उदास होकर लेटी हुई थी, तभी उसके मोबाइल पे कॉल आती है। जब अमायरा अपना फ़ोन पे फ्लैश होता नाम देखती है, उसका चेहरा किसी गुलाब की तरह खिल जाता है। अमायरा अपना फ़ोन लेकर बालकनी में आ जाती है और कॉल पिक करती है। कॉल पिक होते हुए उधर से आवाज आती है, हमारी प्रिंसेस कैसी है? अमायरा मुंह फुलाते हुए बोलती है, आपकी प्रिंसेस गुस्सा है डैड। उधर से वो शख्स बोलता है, अच्छा तो हमारी प्रिंसेस क्यों गुस्सा है? अमायरा बोलती है, डैड मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके साथ में रहना है। कितने सालों से मैं घर से दूर रह रही हूँ और आपसे भी अब मुझे अपने डैड के साथ रहना है।
उधर से वो शख्स बोलता है, आई नो माई प्रिंसेस, हमें भी आपसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता है। हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हम हर महीने आपसे मिलने तो आते हैं और आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट भी लाते हैं। अमायरा, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है। अब हम कुछ भी नहीं जानते डैड, हम अब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, हम सबसे लड़ सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर अमायरा के डैड कौन है और अमायरा को क्यों सबसे दूर रख रहे हैं, उसे घर नहीं आने देते हैं? आखिर अमायरा को किससे खतरा है? क्या अर्नव को वो लड़की मिल जाएगी? अमायरा बोलती है, अब हम स्ट्रोंग हो गए हैं, हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन के उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। अमायरा बड़बड़ किए जा रही थी, लेकिन अमायरा के डैड किसी ख्यालों में खोए हुए थे। अमायरा के डैड पुरानी यादों में खो जाते हैं, जहां एक फैमिली को धोखे से बुरी तरह से मार दिया गया था, बस उस फैमिली की पावर पाने के लिए, क्योंकि वो फैमिली मुंबई की जानी मानी पावरफुल फैमिली थी। लेकिन उन्हें अपनों ने धोखा दिया, जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करते थे, उन सब की धोखे से जान ले ली गई थी। ये सब सोचकर अमायरा के डैड की आंखें भर जाती है। अब वही खतरा अमायरा के ऊपर आसपास घूम रहा था, क्योंकि उस पावर की हकदार अमायरा थी। कैलिन अमायरा इन सब चीज़ों से अनजान थी, और अमायरा इतनी स्ट्रोंग भी नहीं हुई थी कि उन सब का अकेले सामना कर सके। जब अमायरा को उधर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो अमायरा, हेलो हेलो डैड, आप सुन रहे हैं ना डैड? अमायरा की आवाज़ उसके डैड के कानों में जाती है, तो वो अपने ख्यालों से वापस आते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा, मैं सुन रहा हूँ। अमायरा, डैड, तो आपने क्या डिसाइड किया है? अमायरा की बात सुनकर उसके डैड बोलते हैं, इसमें डिसाइड करने की क्या बात है, अभी तुम नहीं आ सकती हो जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती हो। अमायरा मुंह फुलाते हुए बोलती है, डैड, 2 महीने बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी, तो मैं अभी आ जाती हूँ ना, 2 महीने पहले आने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? उसकी बात सुनकर उसके डैड गुस्सा करते हुए बोलते हैं, बस मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम अभी नहीं आ सकती। और बताओ, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अमायरा अपने डैड की बात सुनकर उदास हो जाती है और बोलती है, अच्छी चल रही है। उसके डैड बोलते हैं, अमायरा बेटा, मेहनत से अपनी ट्रेनिंग पूरी करना, क्योंकि आगे तुम्हें बहुत कुछ करना है, आगे चलकर तुम्हें बहुत मुश्किलों से लड़ना है। अमायरा हाँ बोलती है और उसके डैड कॉल कट कर देते हैं। इधर अमायरा बालकनी के झूले पे बैठ जाती है और किसी सोच में डूब जाती है। अमायरा सोचती है, आखिर क्या है जो डैड मुझसे छुपा रहे हैं और क्यों मुझे अपने पास रखना नहीं चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या है और कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? कोई तो बात है जो डैड मुझे बताना नहीं चाहते हैं, ये तो मैं जान कर रहूंगी। यही सब सोचते सोचते अमायरा वही बालकनी में ही सो जाती है। दूसरी तरफ अर्नव अपने किंग साइज बेड पे सोया हुआ था और नींद में कुछ बड़बड़ाए जा रहा था और उसे बहुत पसीना आ रहा था। वो इधर उधर करवटें बदले जा रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है और उसकी आंखें खुल जाती है। वो अपने आप को संभालता है और कॉल पिक करता है। इतने पे उधर से आवाज़ आती है, बॉस, वो जो हमारा माल आ रहा था उसे किसी ने रोक लिया है। अर्नव इतना सुनते ही बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो अर्नव सिंह रावत के माल पे आंख उठाकर देखने की जुर्रत की? और वो कहाँ है? उसे बुलाओ अभी के अभी। दूसरी तरफ का आदमी बोलता है, जी बॉस, हमने उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया है। अर्नव बोलता है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर अर्नव कॉल कट कर देता है और क्लोजेट रूम में जाता है।
कुछ देर बाद अर्नव रेडी होकर आता है। इस वक्त अर्नव ने ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेट और ब्लैक हैट लगाया हुआ था। अर्नव ब्लैक आउटफिट में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अर्नव अपने विला से निकल जाता है। कुछ देर बाद अर्नव समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था और उसके आसपास ढेर सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वही एक शिप पे अर्नव के सारे माल थे और अर्नव के सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था। वो ऑफिसर बोलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इस शिप पे ड्रग्स इंपोर्ट हुए हैं। अर्नव उस ऑफिसर की बातें आराम से सुनता है। अर्नव बोलता है, ऑफिसर मैं इलीगल काम नहीं करता हूँ और करता भी तो आपको कभी पता नहीं चलता, और एक डेविल स्माइल देता है। वैसे आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसमें सिर्फ फूड आइटम्स है। उसकी बात सुनकर ऑफिसर उस शिप में जाता है और तलाशी लेने लगता है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये देखकर वो ऑफिसर वापस अर्नव के पास आता है और बोलता है, सॉरी मिस्टर रावत, शायद हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। अर्नव बोलता है, अब आपको यकीन हो गया कि यहाँ कोई ड्रग्स नहीं है। ऑफिसर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अर्नव ऑफिसर को जाते हुए देखता है और एक मिस्टीरियस स्माइल देता है और बोलता है, ऑफिसर तुम कभी पता नहीं लगा पाओगे आखिर इस शिप के अंदर क्या है, तुम्हें क्या लगा? अर्नव सिंह रावत कच्ची गोटियां खेलता है। तभी वहाँ पे एक कार आकर रुकती है और उस कार से एक आदमी निकलता है। वो आदमी लगभग 27 या 28 साल का होगा। वो आदमी अर्नव के पास जाता है और बोलता है, सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गया था। वैसे तूने तो सब कुछ संभाल लिया ना? अर्नव बोलता है, वैसे तुम कहाँ थे? वो शख्स बोलता है, मैं थोड़ा चिल करने के लिए क्लब गया था। अर्नव उसकी बातें सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है। वो शख्स जब अपने आप को घूरता हुआ पाता है तो बोलता है, रिलैक्स ब्रो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अर्नव उस शख्स से बोलता है, जाकर चेक करो सब ठीक तो है ना? वो शख्स हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से शिप पे चला जाता है। आखिर उस शिप में क्या था और ऑफिसर को वहाँ कुछ मिला क्यों नहीं? और वो शख्स कौन था जो अर्नव से बात कर रहा था? जानने के लिए गैंगस्टर मेरा यार नॉवल पढ़िए। तभी वहाँ पे एक कार आकर रुकती है और उस कार से एक आदमी निकलता है। वो आदमी लगभग 27 या 28 साल का होगा। वो आदमी अर्नव के पास जाता है और बोलता है, सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गया था। वैसे तूने तो सब कुछ संभाल लिया ना? अर्नव बोलता है, वैसे तुम कहाँ थे? वो शख्स बोलता है, मैं थोड़ा चिल्ला करने के लिए क्लब गया था। अर्नव उसकी बातें सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है। वो शख्स जब अपने आप को घूरता हुआ पाता है तो बोलता है, रिलैक्स ब्रो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अर्नव उस शख्स से बोलता है, जाकर चेक करो सब ठीक तो है ना? वो शख्स हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से शिप पे चला जाता है। आगे वो शख्स शिप पे जाता है और सब कुछ चेक करने लगता है। उसे वहाँ पे सब कुछ ठीक लगता है और अर्नव से बोलता है, ब्रो यहाँ पे सब कुछ ठीक है। अब अर्नव भी शिप पे जाता है। अर्नव बोलता है, सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया ना? वास्तव इस लड़के का नाम वास्तव है, जो कि अर्नव का बचपन का दोस्त है और अर्नव का सारा इलीगल काम यही संभालता है। देखने पे उसकी बॉडी किसी बॉडी बिल्डर की तरह है और काफी ज्यादा हैंडसम है। इसे पार्टी शार्टी काफी पसंद है। वास्तव बोलता है अर्नव से, हाँ यार, सारे वेपन्स सही है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। असल में उस शिप पे तरह तरह के वेपन्स थे। अर्नव अब वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए एक और लड़का आता है और वो हांफते हुए बोलता है, क्या हुआ? यहाँ पे पुलिस आई थी, मुझे जैसे पता चला मैं भागते हुए आया हूँ। उसकी बात सुनकर वास्तव बोलता है, वैसे तू काफी जल्दी नहीं आ गया है? अब वो लड़का चीरते हुए बोलता है, साले चुप कर, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तू है कि तुझे ये सब मजाक लग रहा है? तुझे तो मैं एक दिन भूखे शेर के सामने छोड़ दूंगा।
उन दोनों को यूं लड़ता देखकर अर्नव बोलता है, तुम दोनों चुप करोगे? कियांश, अब यहाँ सब ठीक है। इस लड़के का नाम कियांश है, इसकी भी एज लगभग इन्हीं सब के बराबर है और ये इन सब का दोस्त है। ये भी अर्नव के बचपन का दोस्त है। जब अर्नव अनाथ आश्रम में रहता था और अर्नव की उम्र लगभग 9 साल थी, तब से कियांश और वास्तव दोनों इसके दोस्त हैं। कियांश भी काफी हैंडसम है। अगर बात की जाए तो अर्नव और कियांश वास्तव अभय चारों साथ में चलते हैं, कयामत लगते हैं और सभी की नजरें इन्हीं पर टिकसी जाती है। इतने में अर्नव का फोन बजता है और वो वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद अर्नव अपने विला के बेसमेंट में एक किंग चेयर पे बैठा हुआ था। उसके सामने उसके 2-3 आदमी खड़े हुए थे और एक साइड अभय खड़ा हुआ था। उनमें से एक आदमी बोलता है, बॉस, हमें वो लड़की नहीं मिली। हमने यहाँ सब जगह ढूंढ चुके हैं लेकिन वो लड़की हमें नहीं मिली। अर्नव गुस्से में बोलता है, तुम सब किसी काम के लायक नहीं हो। तुम सब एक लड़की नहीं ढूंढ पाए। 2 दिन हो गए हैं लेकिन तुम लोगों को वो लड़की नहीं मिली। अगर तुम लोग मेरे काम नहीं आ सकते हो तो जीने का क्या फायदा? इतना बोलकर अर्नव उन सब की खोपड़ी में निशाना लगा देता है और वो सारे वही तड़प कर मर जाते हैं। अर्नव गुस्से में बोलता है, मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी हालत में। इतने में अभय अर्नव के पास आता है और बोलता है, रिलैक्स, वो मिल जाएगी। तुझे बताना था कि हमारी एक मीटिंग है जिसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। तू जानता है ना, मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है उस मीटिंग में, तू चला जा। अर्नव थोड़ा गुस्से में बोलता है। उसकी बात सुनकर अभय बोलता है, उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में हम इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं छोड़ सकते हैं। ये मीटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तू बात को समझा कर। और उस मीटिंग में तुम्हारा होना जरूरी है और वो लड़की भी मिल जाएगी। कब तक उसका बाप उसे छुपा कर रखेगा? कल दिल्ली जाना है। इतना बोलकर अभय वहां से निकल जाता है और वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अर्नव सिंह रावत से कितना छुपोगी, मैं तुम्हें जल्द ढूंढ लूंगा। इतना बोलकर अर्नव भी बेसमेंट से निकल जाता है और अपने कमरे में आ जाता है। सुबह का वक्त, अमायरा की आंख खुलती है तो वो खुद को बालकनी में पाती है और उससे याद आता है कि कल रात डैड से बातें करते करते वो यहीं पर सो गई थी। जब वो रूम में आती है तो देखती है आज निशा, काव्या, चंचल सब पहले से उठकर रेडी हो गई थे। उन सब को इतने सुबह सुबह उठा हुआ देखती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है। अमायरा बोलती है, आज तुम तीनों को क्या हो गया? आज मेरे बिना जगाए हुए तुम तीनों जग गई। निशा अमायरा के पास जाती है और उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए बोलती है, हमें रोज रोज सुबह सुबह पानी की होली नहीं खेलनी है, इसलिए हम सुबह ही जाग गए। और ये देखो, रोज हमें जगाने वाली आज खुद लेट उठी है। निशा एक शरारती मुस्कान लिए हुए बोलती है, और आज हम सब तुम्हारे साथ पानी की होली खेलेंगे। उन सब ने वहीं पे पानी से भरी बाल्टी छुपाई हुई थी। इतना बोलकर वो तीनों अमायरा के ऊपर सारा का सारा पानी उलेट देती है। अमायरा उन सब से बचने के लिए भागने लगती है, लेकिन अमायरा की खराब किस्मत, वो वहां से भागती उससे पहले वो तीनों अमायरा को चारों तरफ से घेर लेती है और इसका फायदा उठाकर वो तीनों अमायरा को बहुत तंग करती है। सब मिलकर बहुत मस्ती करती है। कुछ देर बाद वो तीनों अमायरा को छोड़ देती है और कॉलेज के लिए रेडी होने लगती है। सुबह के 9 बजे अमायरा और उसकी तीनों फ्रेंड कॉलेज चली जाती है। अब उन सब की क्लास शुरू हो जाती है। वो सब अपनी क्लास करने लगती है। दिल्ली अर्नव अपने प्राइवेट जेट से निकलता है और उसके पीछे अभय भी होता है। उसके वेलकम के लिए वहां पे बहुत से गार्ड खड़े थे। अर्नव एक कार में जाकर बैठ जाता है।
और उसके साथ अभय भी बैठ जाता है और उन दोनों की कार वहां से निकल जाती है और दिल्ली की सड़कों पे दौड़ने लगती है। कुछ टाइम बाद एक ऊंची सी बिल्डिंग के 17वें फ्लोर पे उन सब की मीटिंग थी। अर्नव की कार उस बिल्डिंग के पास जाकर रुकती है और उस कार से अर्नव और अभय निकलते हैं। वो दोनों अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा देते हैं। वहां पे बैठी सारी लड़कियां तो उन दोनों को ताड़ने में लगी हुई थी और वहां के लड़कों को बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर सारी लड़कियों की अटेंशन उन दोनों पे जो थी, वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं और 17वें फ्लोर के मीटिंग रूम में चले जाते हैं। तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज गूंजती है, अर्नव सिंह रावत, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आखिर ये कौन आदमी था, किसकी आवाज थी और कैसी मीटिंग होने वाली थी, जानने के लिए पढ़िए गैंगस्टर मेरा यार। वो दोनों लिफ्ट में जाते हैं और 17वें फ्लोर के मीटिंग रूम में चले जाते हैं। तभी उन दोनों के कानों में एक आवाज गूंजती है, अर्नव सिंह रावत, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अर्नव उस आदमी की बात सुनता है और एक खतरनाक स्माइल के साथ बोलता है, मुझे भी काफी अच्छा लगा तुमसे काफी सालों बाद मिलके शिव। और अर्नव अब केबिन के अंदर जाता है और एक चेयर पे किसी राजा की तरह बैठ जाता है और अभय भी वहां जाकर बैठ जाता है। शिव बोलता है, वैसे मुझे नहीं लगा था हम कभी मिलेंगे भी। अर्नव, वैसे मैंने भी नहीं सोचा था हमारी एक बार फिर मुलाकात होगी। अभय उन दोनों की बातें हैरानी में सुन रहा था। उसे नहीं पता था अर्नव और शिव पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अभय अब उन दोनों से सवाल करता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अर्नव और शिव एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह। अभय, पर कैसे, और ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी? क्योंकि इसका पूरा नाम शिव रावत है। अभय बोलता है, क्या ये शिव रावत है, ये तेरा भाई है? अर्नव, ये बात मुझे क्यों नहीं पता थी? तभी शिव बोलता है, क्योंकि मैं अर्नव का सगा भाई नहीं हूँ। अर्नव के दादा और मेरे दादा भाई थे और अब तो इसकी फैमिली रही नहीं, तो और क्या जानोगे। इतने में अर्नव को गुस्सा आने लगता है और गुस्से में बोलता है, शिव जबान संभाल के, नहीं तो मैं एक भाई होने का फर्ज भूल जाऊंगा। शिव बोलता है, अर्नव मेरे भाई, जो सच है वो सच है, इसे तुम बदल नहीं सकते हो, तुम एक अनाथ हो। इतने में अर्नव को बहुत गुस्सा आता है और वो चेयर से उठकर शिव के पास जाता है, उसे गिरेबान से पकड़ लेता है। शिव खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। अर्नव गुस्से में बोलता है, मुझे लगा अब तू बदल गया होगा, लेकिन नहीं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। शिव गुस्से में बोलता है, अर्नव मेरी कॉलर छोड़, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तू बहुत पछताएगा। अर्नव गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, अब पछताने वाला तू है। इतना बोलकर अर्नव शिव के फेस पे एक मुक्का जड़ देता है। एक ही मुंह के खाने के बाद शिव के मुंह से खून आने लगता है। शिव भी अर्नव को एक पंच देता है। अब तो अर्नव के मुंह से हल्का खून निकलने लगा था। शिव भी अर्नव की तरह ताकतवर था और वहां खड़े अभय को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी से उन दोनों के बीच जाता है और उन दोनों को अलग करने लगता है। उन दोनों को दूर करने से अभय को भी चोट लग जाती है। अभय अर्नव को शिव से दूर करता है। शिव तो अब बेहाल हो गया था। अर्नव शिव से दूर होता है और गुस्से में बोलता है, मुझे नहीं पता था कि हमारी मीटिंग तेरे साथ है। अगर पता होता तो मैं ये मीटिंग पहले ही कैंसिल कर देता, और वैसे भी तेरी औकात मेरा पार्टनर बनने के लायक भी नहीं है। इतना बोलकर अर्नव वहां से गुस्से में निकल जाता है और अपनी कार गुस्से में दिल्ली की सड़कों पे चलाए जा रहा था। अभय भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अर्नव उसे आंख दिखाकर वहीं रोक देता है
उसे देखकर तो अभय भी डर जाता है। वो फटाक से दूसरी कार में बैठ जाता है और वो अपने होटल की तरफ निकल जाता है। शिव जख्मी हालत में अपने चेयर पे बैठा हुआ था और अपनी ड्रेसिंग कर रहा था। शिव गुस्से में बोलता है, अर्नव ये तूने अच्छा नहीं किया, अब देख मैं क्या करता हूँ। अभी तो तेरे पास तेरी फैमिली नहीं थी ना, अब वो सब कुछ नहीं रहेगा जो तेरा है, मैं तेरा तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। और एक खतरनाक हंसी हंसने लगता है। अर्नव गुस्से में कार फुल स्पीड में चला रहा था। वो गुस्से में बोलता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे एक अनाथ की जिंदगी जीने पे मजबूर किया है। तभी रोड के एक साइड अर्नव की नज़र पड़ती है और उसकी नज़र वहीं रोक सी जाती है। अर्नव अपनी कार वहीं रोक देता है। रोड के एक साइड एक लड़की अपने दोस्तों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। उस लड़की ने येलो कलर का अनारकली पहना हुआ था जो कि उस पर बहुत खिल रहा था। वो लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लंबे काले बाल जो हवा में लहरा रहे थे। वो लड़की अपने दोस्तों से उछलते हुए बोलती है, गोलगप्पे चलो ना यार, हम गोलगप्पे खाते हैं। और अपने दोस्तों को लेकर एक ठेले के पास जाती है और वो अब अपने अपने लिए गोलगप्पे बनवाने लगती है। वो लड़की बोलती है, भैया मेरे लिए तीखा बनाए। वो लड़की बड़े बड़े मुंह खोलकर उन गोलगप्पों को खाने लगती है और एक हाथ से अपने फेस पे हवा देने लगती है। ये सब अर्नव अपनी कार में बैठकर बड़ी ही गौर से देख रहा था। जब वो लड़की वहां से जाने लगती है, अर्नव उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही उस लड़की से उसकी दोस्त जरा सा नजरों से दूर होती है, उतने में अर्नव मौका पाते ही उस लड़की को अपनी मजबूत बाहों में उठा लेता है। जब उस लड़की को फील होता है कि वो किसी की बाहों में है तो वो देखती है कि एक लड़के के बाहों में है। ये देखकर वो लड़की खुद को छुड़ाने लगती है। बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। ये सुन के अर्नव बोलता है, बेबी गर्ल यहाँ पे तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तुम्हें क्या लगता था तुम मुझसे छुपोगी? तो क्या मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? अर्नव सिंह रावत की नजरों से कोई नहीं बच सकता है। इतना बोलकर अर्नव उस लड़की को अपने कार में लेकर जाता है। आखिर ये लड़की कौन थी, किसे अर्नव पागलों की तरह ढूंढ रहा था, जानने के किए पड़िए। गैंगस्टर मेरा यार, तुम्हें क्या लगता था तुम मुझसे छुपोगी? तो क्या मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? अर्नव सिंह रावत की नजरों से कोई नहीं बच सकता है। इतना बोलकर अर्नव उस लड़की को अपने कार में लेकर जाता है और कार की बैक सीट पे जाकर पटक देता है। ये लड़की वहां से निकलकर जल्दी से कार से भागने की सोचती है, लेकिन भागने से पहले अर्नव उस कार का डोर बंद कर देता है और खुद कार ड्राइव करते हुए कार को शहर से बाहर लेकर जाने लगता है। वो लड़की बोलती है, तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे इस तरह कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे डैड को पता चला ना कि मेरा किडनैप हुआ है। वो मुझे जल्द ही ढूंढ लेंगे और वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात पे अर्नव जोर जोर हंसने लगता है और गुस्से में बोलता है, बेबी गर्ल अगर वो तुम्हारा बाप मेरे सामने आया ना तो मैं खुद उसे नहीं छोड़ूंगा। जो गुनाह तुम्हारे बाप ने की है अब उस गुनाह की भरपाई तुम करेगी। अब तुम अर्नव सिंह रावत से नहीं बच सकती तो भागने का सोचना भी मत। इतना बोलकर अर्नव अपनी कार एक विला के सामने रोकता है। उस विला के आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था, बस पेड़ और जंगल था। अर्नव उस कार से निकलता है और बैक डोर खोलकर उस लड़की को घसीटते हुए निकलता है। वो लड़की दर्द में बोलती है, पागल आदमी क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर अर्नव के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और उस लड़की की तरफ देखकर बोलता है, बस इतने में तुम्हें दर्द होने लगा? अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है तुम्हारे साथ होना, बेबी गर्ल। इतना बोलकर अर्नव उस लड़की को फिर से घसीटते हुए विला के अंदर लाता है।
विला काफी बड़ा था और खूबसूरत भी था, लेकिन उस विला में कोई नहीं था। उस विला की साफ सफाई करने के लिए सुबह में सर्वेंट आते और अपना काम करके चले जाते थे। अर्नव उस लड़की को अपने रूम में लाता है और बेड पे पटक देता है। अब तो इस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो लड़की रोते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसकी बात को सुनकर अर्नव उस लड़की के ऊपर झुक जाता है और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, मेरी प्रॉब्लम पूछ रही हो? मेरी प्रॉब्लम तुम्हारा बाप है और तुम्हारी गलती ये है कि तुम उसकी बेटी हो। उस लड़की का चेहरा अपने एक हाथ से दबाते हुए बोलता है, और बाप की सजा बेटी भुगतेगी। तब तुम्हारा बाप बेटी की तकलीफ देखकर तड़पेगा। और उस लड़की के ऊपर से हट जाता है और उस विला में बने बार की तरफ गुस्से में चला जाता है। और यह वो लड़की रो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और डैड ने इस इंसान का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझे टॉर्चर कर रहा है। ये लड़की कोई और नहीं अमायरा थी, जो कि अपने कॉलेज के बाहर अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खा रही थी। उसे आइडिया भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा। वो रोते हुए बोलती है, डैड आप मुझे सबसे छुपा रहे थे कि मेरे पास कोई ना पहुंच सके, लेकिन आज मुझे इस इंसान ने कैद कर लिया है। डैड आप कहाँ हो? मुझे यहाँ से लेकर जाओ। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ डर लग रहा है। और वो रोए जा रही थी। अमायरा रोते रोते उसी बेड पे सो जाती है। दूसरी तरफ जब अमायरा हॉस्टल नहीं आती तो उसकी दोस्त परेशान होने लगती है। चंचल बोलती है, अरे यार ये अमायरा अभी तक क्यों नहीं आई? वो बुक शॉप पे बुक लेने गई थी ना। अब ये लड़की बुक लेने गई है या छपवाने गई है? निशा बोलती है, हाँ यार बहुत देर हो गई है, अब तक तो अमायरा को आ जाना चाहिए था। काव्या बोलती है, चल हम तीनों उसे देख कर आते हैं, आखिर अमायरा कहाँ रह गई है। पहले तो मैं उसे पीटूंगी। इस तरह बिना बताए कोई इतने देर तक बाहर रहता है और क्या कर रही है जो उसे इतना टाइम लग रहा है। अब वो तीनों अमायरा को ढूंढने के लिए बुक शॉप जाती है, लेकिन वहाँ अमायरा नहीं थी। निशा शॉप वाले से अमायरा का फोटो दिखाकर पूछती है, भैया क्या आपकी दुकान पे ये लड़की आई थी? शॉप वाला अमायरा को देखकर पहचान जाता है और बोलता है, जी बेटा ये लड़की आई थी और कुछ किताबें ली और यहाँ से चली गई। उस आदमी की बात सुनकर वो सब एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो सब सोचने लगती है, अगर अमायरा ने बुक ले ली थी तो वो हॉस्टल आई क्यों नहीं। निशा फिर से पूछती है, भैया क्या आप बता सकते हैं कि ये लड़की बुक लेने के बाद किस तरफ गई? वो आदमी एक तरफ इशारा करता है और बोलता है, वो लड़की बुक लेने के बाद उस तरफ चली गई थी। जब वो तीनों शॉप वाले की बात सुनती है तो उन तीनों को अब ठंडा पसीना आने लगा था, क्योंकि वो रास्ता हॉस्टल की तरफ जाता था और अगर अमायरा हॉस्टल की तरफ गई थी तो वो अंदर क्यों नहीं आई। वो तीनों बोलती है, यार कुछ तो गड़बड़ है, चल हम अमायरा को ढूंढते हैं। इतना बोलकर वो सब हर जगह ढूंढती है, लेकिन अमायरा यहाँ रहेगी तब ना मिलेगी उन सब को। अमायरा कहीं नहीं मिलती है। वो थक हार कर हॉस्टल आ जाती है और अमायरा के डैड के पास कॉल करती है, अंकल अमायरा का किडनैप हो गया है और अमायरा हमें कहीं नहीं मिल रही है। उधर से अमायरा के डैड गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम तीनों को हम इसलिए अमायरा के पास रहने के लिए भेजे थे, तुम तीनों अमायरा का ख्याल नहीं रख पाए, बोलो आखिर ये सब कैसे हुआ। काव्या सब कुछ बता देती है। ये सुनकर अमायरा के डैड कॉल कट कर देते हैं। अब अमायरा के डैड क्या करेंगे और अमायरा को इतनी सिक्योरिटी में क्यों रखा गया था, जानने के लिए पढ़े गैंगस्टर मेरा यार।